मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छात्रों, पिछले वीडियो में हमने आपको मुद्रा परिमाण सिद्धांत में सौदाउपागम, इरविंग फिशर का सौदाउपागम बताया और उसमें उसकी मान्यताएं, उसकी पृष्ठभूमि और दो चरों के बीच में जो संबंध स्थापित किया है इरविंग फिशर ने, जिसमें मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में सीधा संबंध, उसको डायग्राम के माध्यम से, और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध को हमने रेखा चित्र के माध्यम से समझा था। आज मैं इससे आगे आपको बता रहा हूं, जिसमें हम इस बात को प्रमाणित करेंगे कि जो इरविंग फिशर ने मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में आनुपातिक विपरीत संबंध बताया है, उस प्रकार का बनने वाला मान वक्र जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, आयताकार अति परिवलय। और कोई भी मान वक्र आयताकार अति परिवलय तब होता है जब उसका प्रत्येक बिंदु इकाई लोच को बताता है। इकाई लोच का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस भी बिंदु पर हम उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे तो वो क्षेत्रफल प्रत्येक बिंदु पर समान आता है, और जब प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल समान आता है तो ऐसा मान वक्र या इस प्रकार से बनने वाला मान वक्र जो होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। तो यहाँ कल आपको हमने इस डायग्राम के माध्यम से मुद्रा का मान वक्र बताया और उसमें विपरीत संबंध हमने स्थापित किया। मान मात्रा एक्स अक्ष पर मान मात्रा लिया है और वाई अक्ष पर मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी, इसको हमने निर्धारित किया है। अब देखिए यहां पर यदि हम इस पर ए बिंदु लेते हैं, मान मात्रा m और कीमत या मूल्य स्तर जो है वो p, ए बिंदु पर, तो यहां इसका यदि हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा, जैसे तालिका भी में बनाकर समझ सकते हैं, संयोग या बिंदु, मूल्य, मुद्रा का मूल्य और मात्रा और क्षेत्रफल। तो हमने बताया कि प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल समान होगा या लोच इकाई के बराबर होगी, उस प्रकार से बनने वाला मान वक्र आयताकार अति परिवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मान वक्र कहलाता है। तो यहाँ इरविंग फिशर ने इस प्रकार के मान वक्र को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताया। ए बिंदु पर हमने इसका जो मूल्य है वो लिया है ओपी और मात्रा ली हमने एम। तो यहां जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, तो वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको पता है कि गणित में क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो P गुणा M, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, दोनों कैलकुलेट करेंगे तो PM इसमें एरिया। अब देखिए छात्रों, यदि हम इसकी मान मात्रा को बढ़ाकर 2M करते हैं, 2M मतलब दुगना, तो कीमत जो वैल्यू है इसकी, मुद्रा का जो मूल्य है वो आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 P, 1/2 P। तो देखिए बी पॉइंट पर सिचुएशन क्या बन रही है, बी पॉइंट पर सिचुएशन बन रही है, मूल्य तो हो गया 1/2 P और मात्रा हो गई 2M। इसको गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या जाएगा PM। और फिर हम इसकी मात्रा को 4 गुना कर देते हैं, 4M कर देते हैं, तो इसका जो मूल्य है वो 1/4 P हो जाएगा, 1/4 P। और सी बिंदु पर इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे 1, तो मूल्य तो हो गया 1/4 P, इसकी मात्रा होगी 4M, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो PM। तो कहने का मतलब यहाँ यह है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर इसकी जो मान मात्रा है वो क्या आ रही है, समान आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिशर के द्वारा जो मान मात्रा और मूल्य के बीच में जो संबंध स्थापित किया है वो आनुपातिक संबंध है और उस पर बनने वाला मान वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो ये चीज इसमें समझने की थोड़ी। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट सवाल लेंगे और उसके बाद फिर हम उस चीज से समझेंगे कि संबंध वास्तव में आधा होने से कैसे दुगना हो जाता है या फिर चौथाई होने से कैसे 4 गुना हो जाता है, इस बात को यहाँ पर समझेंगे। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए,
दूसरा मुद्रा परिमाण जो समीकरण मैंने आपको बताया है वो बताया P बराबर mv प्लस m डैश v डैश अपॉन t। ये समीकरण मैंने आपको इरविंग फिशर का बताया। अब इस समीकरण के माध्यम से ही हम इस चीज को स्थापित करेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू हम इसको कर रहे हैं। तो माना एग्जांपल है इसमें, माना किसी देश में m, माना किसी देश में m का मतलब मुद्रा की मात्रा 200 मान लिया। मुद्रा की मात्रा कितनी है? 200 रुपए। v 10, मुद्रा की मात्रा 200 रुपए, v को मान लिया 10, ये मुद्रा का चलन वेग है 10 के बराबर। m डैश 900, m डैश 7 मुद्रा की मात्रा 900 और v डैश 7 मुद्रा का चलन वेग 20। ये यहां पर माना है। अब यदि सौदा या व्यापार टी का मान जो कांस्टेंट रहता है इकोनॉमी के अंदर 20,000 का, ये माना है, तो हमें इस संबंध प्रूव करना है कि यदि m का मान 400 होने पर कीमत स्तर ज्ञात कीजिए। m बराबर 400 हो गया तो आपको प्राइस लेवल ज्ञात करना है। तो देखिए छात्रों, सवाल को समझना है आपको। क्या क्या दिया हुआ है? किसी देश में मुद्रा का स्तर 200 रुपए, किसी देश में मुद्रा का स्तर कितना है? 200 रुपए, उसका चलन वेग कितना है? 10 रुपए, और 7 मुद्रा 900 रुपए, 7 मुद्रा का चलन वेग 20 इकाई। व्यापार या सौदा उत्पादन कितना है? 20,000। अब यदि ये 200 मुद्रा की जो मात्रा है ये किसी में बढ़कर 400 हो जाए तो कीमत स्तर क्या होगा? तो सबसे पहले तो छात्रों यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि जब मुद्रा की मात्रा 400 हुई है तो अपनी मान्यता में माना है कि मुद्रा की मात्रा और 7 मुद्रा के बीच में जो संबंध होगा वो आनुपातिक और स्थिर होगा। मतलब ये 400 हो गया तो ये m डैश जो है ये बढ़कर 1800 होगा। ठीक है, तो पहले तो अपन इनिशियल वैल्यू पर इसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इसको परिवर्तित वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ इनिशियल वैल्यू पर इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होता है इस पर P बराबर mv प्लस m डैश v डैश अपॉन t। ये इरविंग फिशर का सौदा उत्पादन है, सौदा समीकरण है। P हमें निकालना है। P बराबर m का मान 200, v का मान 10, m डैश 900 और v डैश 20, और ये हो गया आपका 20,000। सौदा उत्पादन कितना है? व्यापार जो हो रहा है उस वित्तीय वर्ष में वो 20,000 है। तो यहां P बराबर हो गया, ये तो हो गया 2,000 और ये हो गया आपका 18,000 बटे 20,000। तो छात्रों देखिए ऊपर भी 20,000 हो गया और नीचे भी 20,000 हो गया। दोनों को क्रॉस करते हैं तो मुद्रा का जो कीमत स्तर है वो 1 रुपया आता है। तो इस स्थिति में प्राइस लेवल जो है वो 1 रुपीज। अब सवाल ये कह रहा है कि यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, मुद्रा की मात्रा 400 हो जाए तो उस स्थिति में कीमत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी सी बात है आपको कि इरविंग फिशर ने इस समीकरण में संबंध स्थापित किया है कि यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा, और यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य घटेगा। अब मुद्रा की मात्रा को यदि आपने दुगना किया है तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा और वैल्यू ऑफ जो मनी है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसी चीज को अपने ऐसे प्रूव करना है। तो इसमें हम यहां लिखेंगे P बराबर mv प्लस m डैश v डैश अपॉन t। अब पहले तो हमने इनिशियल वैल्यू लिखा है, अब अपन चेंज वैल्यू रखेंगे इसके अंदर। तो चेंज वैल्यू रखेंगे तो P का मान आ जाएगा P बराबर m का मान 200 से कितना हो गया? 400। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इरविंग फिशर ने अपने कंसेप्ट में, अपनी मान्यताओं में चलन वेग को क्या माना है? स्थिर माना है, इसलिए चलन वेग में कोई परिवर्तन या नहीं होगा। तो चलन वेग इसका 10 प्लस m डैश पहले अपन ने 900 माना था, वो कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा, गुणा 20 और सौदा उत्पादन को कितनी मान्यता में स्थिर माना है उसने, तो वो कितना हो जाएगा? 20,000।
तो P की वैल्यू जो है यहाँ पर ये तो हो जाएगा 4000 और ये हो जाएगा आपका 36,000 बटे 20,000। तो देखिए छात्रों 36 प्लस 4,000 इंक्लूड करेंगे तो ये हो गया 40,000 और अपॉन है 20,000। दोनों को आपस में हम काटते हैं तो यहां P का मान जो है वो 2 रुपया है। तो इस सवाल से या इस क्वेश्चन से आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब मुद्रा की मात्रा 200 थी और चलन वेग 10 था, सात मुद्रा का मान 900 था, उसका चलन वेग 20 था और सौदा उपागम 20,000 था। तो ऐसी स्थिति में बाजार में कीमत सिर्फ 1 रुपए के बराबर था। ये कैलकुलेशन हमने करके यहाँ पर देखा है। ऐसी स्थिति में बाजार में जो कीमत स्तर कितना था 1 रुपए। इसके बाद जब इसमें चेंज आ रहा है, चेंज किस प्रकार से आ रहा है? चेंज आ रहा है कि हमने मुद्रा की मात्रा को बदला है, जो 200 थी वो दुगना हो गया 400 हो गया। तो मान्यता में यह भी बताया गया है जब मुद्रा की मात्रा और सार मुद्रा की मात्रा में स्थिर अनुपात में परिवर्तन होगा, तो जब ये डबल हो गया तो सार मुद्रा भी डबल होगी। तो एम डैश का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर एम डैश हो जाएगा 1800, बाकी सब चीजें स्थिर रहेंगी। तो एक बार हमने एम को 400 मानकर कैलकुलेशन किया जिसमें ये सारी वैल्यूज इसमें रख दी हमने और 1 रुपए कीमत इसका निकाल लिया। अब जब प्रारंभिक स्थिति में एम 200 था तब कीमत 1 रुपया आया, अब एम डबल हो रहा है, मुद्रा की मात्रा डबल हो रही है, तो कीमत स्तर भी क्या होगा? डबल होना चाहिए। तो डबल देखिए आप यहां से इस इक्वेशन में जब सारे मान रखते हैं कीमत स्तर क्या हो गया? 2 हो गया। तो कहने का मतलब ये है छात्रों कि आप इस संबंध को जो इरविंग फिशर ने जो समीकरण दिया है इसको आप प्रूव कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कीमत स्तर और मांग मात्रा में उल्टा और वैल्यू और मांग मात्रा में विपरीत आनुपातिक संबंध। अब देखिए आगे जाकर हम जो कैम्ब्रिज थ्योरी हम पढ़ेंगे, तो कैम्ब्रिज थ्योरी में फिशर का जो समीकरण है उस फिशर के समीकरण की बहुत सारी आलोचनाएं की। जो कुछ कमियां या आंशिक रूप से जो कमियां फिशर ने उसमें छोड़ दी हैं, उन सारी बातों को कैम्ब्रिज समीकरण ने सुधार करते हुए अपना एक नया कंसेप्ट दिया है। और उसमें जैसे इरविंग फिशर तो एक बात कह रहा है कि मुद्रा एकमात्र कार्य करती है विनिमय का माध्यम, जो भी मुद्रा हमारे पास होगी उससे हम विनिमय करेंगे, केवल संचय नहीं कर सकते और दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकते। जो जितना भी पैसा हमारे पास आएगा वो तुरंत प्रभाव से उसको क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है वो एक ही उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कर रहा है, लेन देन उद्देश्य, कि हम केवल सौदा उपागम के लिए, लेने देने के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, नगद व्यवहार के लिए, आसन व्यवहार के लिए हम उस मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं, हम उसका संचय नहीं कर सकते। लेकिन आगे जाकर कैम्ब्रिज थ्योरी इस बात को लेकर चल रही है कि सौदा उपागम में जो कमियां रही हैं वो मुद्रा की 2 कार्य बता देती है। एक तो विनिमय समीकरण की बात कर लेती है, दूसरा संचय की भी बात कर लेती है कि विनिमय के साथ साथ मुद्रा का संचय भी किया जाएगा। और इन सारी बातों को आधार बनाते हुए कैम्ब्रिज थ्योरी जो दिया है उन्हें, तो अब यहां पर हम इसके बाद मुद्रा परिमाण की आलोचनाओं पर हम चर्चा करेंगे। आलोचनाओं में देखिए छात्रों यहां फिशर के समीकरण में कौन कौन सी कमियां रही जिसके कारण कैम्ब्रिज थ्योरी डेवलप हुआ। वैसे तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मुद्रा परिमाण का बेसिक सिद्धांत या एक आधारभूत थ्योरी यदि है तो वो है इरविंग फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। आगे जाकर जितने भी मुद्रा परिमाण के सिद्धांत बने हैं और उन मुद्रा परिमाण के सिद्धांतों में जो भी कंसेप्ट को लेकर उसको आगे बढ़ाया है वो सब आधार के तौर पर इरविंग फिशर के कंसेप्ट को अपनाते हैं। या यूं भी कह सकते हैं हम द परचेजिंग पावर ऑफ मनी फिशर ने 1911 में लिखी है, उसमें इस बात को स्पष्ट समझा है और उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि मुद्रा परिमाण की कोई थ्योरी विकसित की गई प्रारंभिक स्तर पर तो वो फिशर का सौदा उपागम दृष्टिकोण है। क्योंकि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी और वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? वस्तुओं का लेन देन होता था। तो केवल फिशर ने उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मुद्रा का एकमात्र कार्य मान लिया लेन देन का माध्यम। आंशिक तौर पर फिर उसमें चेंज आ रहा है और चेंज आने के बाद हम कैम्ब्रिज थ्योरी पर जा रहे हैं। तो यहां हम आलोचनाओं की जो बात करने जा रहे हैं, हम जो आलोचना इसमें पढ़ेंगे उनमें सारे फिशर के सिद्धांत की जो कमियां रही हैं उनको आधार बनाएंगे और उनको आधार बनाते हम कैम्ब्रिज थ्योरी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में आपको जो हमने बताया वो केवल
इरविंग फिशर का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण ही इरविंग फिशर का स्वतः उपागम बताया। अब अगला आपका जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको इरविंग फिशर या स्वतः उपागम की आलोचनाएं उन पर चर्चा करेंगे और उन पर चर्चा करने के बाद हम फिर कैम्ब्रिज थ्योरी पे जाएंगे। तो आप इसको नोट्स तैयार करें और आप उसको पढ़ें। फिर भी किसी तरह की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप समस्या का समाधान करवा सकते हैं। धन्यवाद।